ऑडियो वीडियो क्लियर दिख रहा है? चलिए, क्या चल रहा था अपना? संधि। देखिए, संधि में चल रही थी अपनी व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन संधि में हमने कुछ चीजें देख ली थी, जैसे रूल फर्स्ट हमने देख लिया था। रूल फर्स्ट क्या था? 1 प्लस घोष माइनस 5। इसका मतलब क्या होगा? पहला जो होगा वो किस में बदल रहा है आपका? तीसरे में। कचट तप के बाद में अगर घोषवर्ण आ जाते हैं जिसमें से पांचवा नहीं होना चाहिए, घोषवर्ण का मतलब तीसरा या चौथा, ये र ल व है या सारे के सारे स्वर, है ना, ये आते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये कचट तप अपने तीसरे में बदलते हैं। नियम नंबर 2 अगर अपन देखते हैं तो नियम नंबर 2 क्या कहता है? अगर पहला कचट तप के बाद में अगर पांचवा अंग या में आता है तो जो पहला होता है वो किस में बदलता है आपका? पांचवें के अंदर। ये जो पहला है वो पांचवें में बदल जाता है आपका, किसमें? अंग या में बदल जाता है। फिर उसके बाद में रूल 3 हमने देखा था। रूल 3 के अंदर क्या था? त या द के बाद में क्या आ रहा है आपका? च, छ, ज, झ, त, ड, ल, श और है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ये चच हो जाएगा, ये चच हो जाएगा, ये जज हो जाएगा, ये जज हो जाएगा, ये टट हो जाएगा, ये डड हो जाएगा, ये लल हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर चच हो रहा था और यहाँ पर दद हो रहा था। ठीक है, ये हमने देख लिया था। त या द के बाद में अगर इस तरह से आता है तो। फिर रूल नंबर 4 हमने देखा था, उसमें क्या था? अगर द के बाद में क्या था? तक्षक शपथ, है ना, या काका तथा पापा साथ, इस तरह से किस तरह से भी आप याद रख सकते हैं इसको। तो अपने तक्षक शपथ वाली देखी थी, तक्षक शपथ ही लिख देता हूं एक बार के लिए। तक्षक शपथ यानी कि क्या क्या आ रही थे? त, थ, क, ख, प और फ और श। कौन सा? दंतेश आ रहा था। तो यहाँ पर सॉरी, त के बाद में नहीं था, ये द के बाद में था ना, इसके बाद में द के बाद में। तो यहाँ पर क्या हो रहा था आपका? त में बदल रहा था। जो द था वो किस में बदल रहा था आपका? त में बदल रहा था। क्या समझ में आया? द किस में बदल रहा था आपका? त में बदल रहा था। अगर द के बाद में तक्षक शपथ आ रहा था तो द त में बदल रहा था आपका। देन इसके साथ में हमने एक रूल नंबर 5 भी कर लिया था, क्या? मैं वाला। ठीक है, मैं था। मैं के बाद में अगर आपके स्पर्शी व्यंजन आते हैं, कौन से? स्पर्शी व्यंजन कहां से कहां तक है? कैसे लेकर मैं तक के। तब ऐसी सिचुएशन में जो आपका मैं है वो किस में बदल रहा था? इस स्पर्शी के पंचम में। किसमें बदल रहा था? स्पर्शी जिसको वर्गीय भी कहते हैं, है ना, स्पर्शी के पंचम में बदल रहा था ये। या किस में बदल रहा था आपका? अनुस्वार में। अगर इसी मैं के बाद में और क्या आ रहे थे आपके? अंतस्थ, यानी कि यर लव, ये आ रहे थे, तो ये किस में बदल रहा था आपका? पंचम में बदल रहा था। और अगर इसी मैं के बाद में आपके ऊष्म आ रहे थे, कौन से? स, श, श और है, तो वो किस में बदल रहे थे आपके? वो बदल रहे थे आपके अनुस्वार में। क्यों? क्योंकि इनका पंचवर्ण है नहीं, तो ऐसा कैसा इनका अनुस्वार पड़ा रहेगा। ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी आपको, जो ये अनुस्वार होता है ना, अनुस्वार मैंने बताया था, अनुस्वार का मतलब जो स्वर को ही लगकर आता है, या अनु यानी पीछे, स्वर यानी स्वर के ठीक पीछे, यानी कि स्वर की तरह ही प्रयुक्त होते हैं, इनको आप अलग से नहीं निकाल सकते। लेकिन यही जो ध्वनि होती है, अगर ये नासिकी की तरह प्रयुक्त हो रही है तो फिर नासिकी वर्ण के रूप में जाएगी, और वो पता लगता है आपका स्पर्शी व्यंजन के साथ में। इसके साथ में पता लगता है स्पर्शी व्यंजन के साथ में। जैसे मैंने बात करी अंक, मैंने बात करी अंग, मैंने बात करी आंख। अब इसमें कौन सा निकालोगे आप? तो सामान्यतः हमने देखा ना क्रम के हिसाब से, इनको भी लाइक स्वर की तरह हमने रख रखा है। डिक्शनरी में अगर आप देखते हैं इन शब्दों को, वर्णमाला जो आपका शब्दकोश है उसमें देखते हैं, तो वर्णमाला में पहले काउंट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको अगर डिक्शनरी देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, फिर उसके बाद में ये मिलेगा, फिर उसके बाद में आपको अगर कोई विसर्ग वाला है तो ये मिलता है, फिर उसके बाद में ए, फिर उसके बाद में आ का नंबर आता है, फिर आ चंद्र बिंदु वाला आता है। ठीक है, इसका मतलब आप इसको स्वर की भांति रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनुस्वार, भाई अनुस्वार का मतलब स्वर के साथ में फॉलो हो रहा ना, अकेला या अलग से तो पड़ा नहीं रहेगा। अकेला अलग से पड़ा रह सकता है, फिर वो व्यंजन की भांति रहता है। किसकी भांति रहता है?
व्यंजन ध्वनियों की तरह आता है, अगर आप उसको निकाल सकते हो तो। ये तो चीज हमने इस चीज में सीखी। जैसे संगीत में या संगति में अंग निकाल रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में निकालो आप। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, समझना। एक शब्द लिखते हैं आप, क्या है? संबंध है। संबंध है, क्या बोला आपने? संबंध। ये भी अनुस्वार है, ये भी अनुस्वार है, अनुस्वार है ना दोनों। लेकिन एक जगह आप मैं बोल रहे हैं, इसी अनुस्वार को एक जगह आप मैं बोल रहे हैं। यहां पर इसका मतलब ये अनुस्वार अनुस्वार की तरफ प्रयुक्त नहीं होकर और एक व्यंजन ध्वनि है जिसको हमने अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किया है। अब वो कैसे लिखेंगे इसको? संबंध इस तरह से क्यों लिख रहे हैं आप? ऐसा ही होगा। क्यों हुआ? नियम क्या कह रहा है? अनुस्वार अपने बाद वाले वर्ण के हिसाब से ले लेगा। तो यहां पर ब आ रहा है तो ब का पंचम क्या जाएगा? म जाएगा। और यहां पर ध आ रहा है, ध का पंचम क्या जाएगा? ना आएगा। प्रवर्कार ना ये। इस तरह से आप इसको संबंध बोलते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर इसी नियम के साथ में हमने और कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें और जानी थी, जिसे क्या बोलते हैं आपका परि और सम उपसर्ग के साथ में, और कुछ आगम वाली चीजें भी मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी मैंने? आपका यही सम उपसर्ग मानो चाहे ये सम मानो, अगर इसके साथ में क्रय धातु आती है, क्या आती है? क्रय धातु वाले शब्द आते हैं। क्रय धातु में क्या था? कृत हो सकता है, कृति हो सकता है, कार हो सकता है, करण हो सकता है, कार्य भी हो सकता है, कर्ता भी हो सकता है ना? तो क्या होगा यहां पर? आपको अलग से क्या जाएगा? दंतेश का आगम होगा। क्या होगा? दंतेश का आगम होगा, ठीक है ना। याद रखने की मैं अगर आपको इसको ट्रिक बताऊं तो आप इसको बड़े आसानी से याद भी रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? पहले उदाहरण समझ लीजिए। जैसे ये लिया मैंने सम, इसमें मैंने जोड़ा कृत, तो क्या बनेगा आपका? मैं तो चला जाएगा अनुस्वार में, और आगम किसका हो जाएगा? दंतेश का, और बनेगा आपका संस्कृत, ठीक है। याद ऐसे रखना आप इसको। किसमें क्रय धातु जुड़ रही है आपकी? सम में। और सम में कौन सा स है? वो ही स आगम में आ रहा है। सम में कौन सा स है? वो ही स, उसका ही आगम हो रहा है ना। दंतेश का आगम हो रहा है। ज्यादा अगर आप याद नहीं रख सके तो सीधा ये देख लेना, जिस तरह का स यहाँ पर है ना, उसी का आगम यहाँ पर हो रहा है। फिर ठीक ऐसा कैसा ही नियम था क्रय धातु वाला है। ठीक ऐसा कैसा ही नियम था क्रय धातु वाला है, लेकिन अगर परि के साथ में और क्रय धातु आती है तो क्या होता है? परि के साथ में क्रय धातु, ये हो गए क्रय धातु वाले। तब क्या होगा? तो यहां पर आपका किसका आगम होगा? मूर्धन्य श का। किसका आगम होगा? मूर्धन्य श का आगम। तो वहां वाला श तो आपको क्लियर हो गया। तो दूसरे वाले में कौन सा स आएगा? मूर्धन्य श। ये आपको ध्यान में रख लेना। कंफ्यूज यही तो होता है यार, कौन से में कौन सा स था। तो इसमें आपका और मूर्धन्य श आएगा। तो जैसे कि यहां पर भी उदाहरण अगर मैं ले परिधन कृत, तो क्या बन जाएगा आपका? परिष्कृत, ठीक है ना। परिधनकार या परि प्लस कार, क्या बन जाएगा आपका? शब्द शुद्धि में पूछा जाता है खूब बार, है ना, परिष्कार, ठीक है। एक शब्द आता है आपका विसर्ग संधि में, पुरैधन कार, क्या बनेगा? पुरस्कार। पुरस्कार, यहां पर पुरस्कार इस तरह से लिखा जाता है ना। अच्छा, इसमें उपसर्ग निकलेगा तो क्या निकलेगा? ये भी देख लो आप। पुरस्कार में अगर इस शब्द में उपसर्ग निकालूंगा तो क्या निकलेगा आपका? पुरुष, ठीक है ना। उपसर्ग निकलेगा आपका पुरुष, ठीक है। जहां तक हमने देख लिया था, ठीक बात। ये तो हो गया आपकी रिविजन वाली बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले नियम पर चलते हैं। ठीक है। किसमें? हाँ, आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हलंत वाला ही लिख रखा है ना मैंने इसमें, हलंत।
ऐसा पूछा जाता है पुरस्कार में से कौन सा शब्द सही है, ठीक है ना। तो पुरस्कार इस तरह से लिखा जाता है, पुरस्कार इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्या फिर से बोलिएगा। ओके, हालांकि इस चीज पे मैं जिक्र तो कर चुका था और फिर भी मैं आपको बता देता हूं। या शब्द शुद्धि के समय फिर ले लेंगे, इसी की बात कर रहे हैं ना। इसको नोट कर लीजिए इसको, और उसके साथ साथ आपकी ग्रामर भी रिवाइज हो जाएगी, सारी की सारी ग्रामर के सारे रूल्स, सारी की सारी संधियां मैं रिवाइज कर दूंगा। जैसे विसर्ग, हाँ, चल रहा। जैसे विसर्ग संधि का अगर मैं देखूं तो जो आपकी विसर्ग संधि है उसको अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन विसर्ग संधि से संबंधित शब्द शुद्धि के अंदर भी पूछा जाता है, उपसर्ग में भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो विसर्ग संधि उस समय में आपको और एक्स्ट्रा शॉर्ट में आपको नोट करवाऊंगा, तो उनको नोट कर लेना आप और सीख लेना, जान लेना, ठीक है। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कौन सा देखना है अपन को? 5 हो गए थे, छठे रूल पे आ जाइए, रूल नंबर 6। आइए, नियम नंबर 6 सरल सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नियम नंबर 6 के अंदर अगर आप करेंगे और प्रश्न भी आसानी से हो जाएंगे आपके। क्या है, इस तरफ कोई सा भी स्वर हो सकता है ना, इस तरफ कोई सा भी स्वर हो सकता है, और यहां पर 6 इससे संबंधित कोई भी वर्ण आ जाए ना, तो संधि होने पर क्या होगा, आपका च का आगम होगा। कल मैंने बताया था संधि के अंदर विकार भी उत्पन्न होता है, आगम भी होता है, आदेश भी होता है और लोप भी होता है। अब लोप विसर्ग संधि में होता है ना, यहां पर लोप जैसी सिचुएशन नहीं आएगी, विसर्ग संधि में आती है। लेकिन मैंने आदेश वाले और आगम वाली चीज आपको बता दी, विकार वाली चीज भी मैंने आपको बता दी, ठीक बात है ना। तो देखिए यहां पर सीधा अगर आप उसको नियम के रूप में लिखो तो लिख लो, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, यदि लिख लो, यदि प्रथम, लिखोगे बोर्ड पे या नोट कर लेंगे आप? देखो ट्रिक बेस पे तो मैंने लिख दिया सीधा का सीधा, एक इतना सा लिखना है तो ये करना है आपको। च का आगम का मतलब च आना है। लिखो, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, छ। एक चीज संख्या या मैं कह दूं अंक, अंक 6 दिख रहा है आपको, का शुद्ध हिंदी रूप क्या है, क्या होगा इस अंक 6 का शुद्ध रूप? ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 6 है, ऑप्शन 4 6 हलन। क्या होगा, दूसरा या तीसरा कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें से? ये ध्यान रखना है ना, 6 है इस तरह से लिखा जाता है ना, अपन डायरेक्ट 6 इस तरह से लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। 6 है, इसको 6 है बोला जाता है। खैर चलिए, नियम क्या लिखा आपने, क्या लिखा? यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण स्वर तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण 6 हो तो च का आगम हो जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखवाइए आप, इनको नोट्स के साइड में या ध्यान के हिसाब से रख सकते हैं, कोई ध्यान में आती है तो च का आगम हो जाता है। उदाहरण समझते हैं, इसको उदाहरण नीचे लिख रहा हूं मैं ना, इसको छोड़ो एक बार। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण लेता हूं मैं,
बी धन छेद, आ धन छादन। समझिए यहां पर वी का मतलब यहां पर व मत समझ लेना, अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर आप तोड़कर देखेंगे ना तो व में क्या मिला हुआ है, और यहां पर क्या है आपका छेद। तो ई के बाद में छ आ रहा है, तो इसका मतलब छ का आगम अपनी तरफ से आएगा, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी। ये वाला जो प्लस है ना, ये मान लीजिए इसकी जगह से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका वी था ही था, है ना, ये च का आगम हो गया, और बाकी सारी की सारी चीजें जैसी है वैसी की वैसी। आच्छादन, इसका मतलब आ अपनी जगह, च का आगम होगा, और ये हो जाएगा आपका आच्छादन। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं अंग धन छेद, क्या हो जाएगा, अंगत छेद। देखो अंगत छेद, यहां पर ये च का ध्यान रखना, कई बार अपना ध्यान नहीं जाता है ना। जैसे आपके आर्टिकल अनुच्छेद, अनु धन छेद, क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद। जैसे अगर मैं बात करूं प्रतिधन छाया, क्या बन जाएगा प्रतिछाया। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं मातृधन छाया, पितृधन छाया, करो कृपा छाया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये मातृछाया। कई भवनों पर आपने देखा होगा ना मातृछाया, कुछ लोग इसको गलत लिखे होते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर हाइफन लगाकर लिख देते हैं, तो हाइफन लगाकर लिख दिया वो तो चल जाएगा, आपका दोनों शब्दों को अलग अलग रखा है उसने, है ना। लेकिन कुछ लोग एक ही शिरोरेखा के अंदर और इस च को भी नहीं लिखते ना, मात्र छाया लिख लेते हैं, वो अशुद्ध है ना, मात्र छाया। इसका क्या हो जाएगा पितृ छाया, है ना, पितृ छाया। और देख लीजिए आप, जैसे मैं बात करूं शाला प्लस छादन, तो क्या हो जाएगा आपका साला छादन। लक्ष्मी प्लस छाया, शाला छादन। जिस तरह से अपन साला किसको बोलते हैं, अपन साला का मतलब आलय की बात करते हैं अपन, जैसे साला छादन का मतलब जो छत होती है ना, लाइक उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, हाँ। जैसे पाठशाला यानी कि पढ़ने की शाला, अब शाला का मतलब उस स्थान की भी बात करते हैं अपन। अब यहाँ पर छादन घिरे होने के सेंस में बात कर रहे हैं अपन। लक्ष्मी प्लस छाया, बना दीजिए इसको, वृक्ष प्लस छाया, ठीक है। दो शब्द और देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। अप प्लस छेद, है ना, परि प्लस छेद, ठीक है। नोट कर लीजिए इनको, कर लेंगे इनका सॉल्यूशन, या लिखूं, बना लेंगे, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप। ठीक है, अगले नियम की तरफ बढ़े।
चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टू लिखिए आप। इसका हो जाएगा, लिख देता हूं ये लो, अपच्छेद इसका हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना आपको, परिच्छेद च का आगम करना है, वृक्ष छाया, है ना, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 7 पे आ जाइए। सिंपल सा नियम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सामान्यतः मोस्टली जो यहाँ पर शब्द निकल कर आते हैं ना, वो ई और ऊ से संबंधित आते हैं। आपके किससे संबंधित आते हैं? ई या ऊ से। फिर भी आप लिख सकते हैं ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर आता है, ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर आता है। अन्य में मैंने क्या लिखा? ई या ऊ। मोस्टली इन्हीं से काम चल जाएगा आपका, है ना। अभी नियम लिखवा दूंगा। उसके बाद में अगर क्या आता है, अगर उसके बाद में आपका क्या जाता है, दंतेश आ जाता है। कौन सा आता है आपका? दंतेश। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका ये दंतेश है ना, ये किस में बदल जाएगा? ये जो दंतेश है ये आपका मूर्धन्य श में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा भाई? ये दंतेश मूर्धन्य श में। दंतेश किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य श में। यानी कि जो स सर्प वाला है वो किस में बदलेगा? आपका षटकोण वाले। देखो ई या ऊ वाले सामान्यतः, अभी देखना उदाहरण भी लिखेंगे ना, तो सारे के सारे उदाहरण ई या ऊ से संबंधित ही मिलने वाले हैं आपके। चलिए मैंने ये बताया ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर आता है, जिसमें से मैंने मोस्टली लिखा ई या ऊ वाले। उसके बाद में अगर दंतेश आता है तो दंतेश जो है ना, ये वाला जो दंतेश है ना, ये संधि होने पर मूर्धन्य स में बदल जाता है। अभी लिखवा दूंगा, इसके नियम को एक बार समझने का प्रयास करो। जैसे मैंने लिखा विधन सम, विधन सम, क्या बनेगा? वी, ई आ रहा है यहां पर, उसके बाद में दंतेश आ रहा है, तो ये दंतेश किस में बदलेगा? आपका मूर्धन्य श में। और क्या बन जाएगा आपका? विषम। उपसर्ग में काम देगा आपको ये, वी उपसर्ग निकलेगा विषम में से, तो इस तरह से बनेगा आपका। जैसे अभिधन शेख, क्या आ रहा है? ई के बाद में क्या आ रहा है? दंतेश आ रहा है, तो यहां पर ये दंतेश है, ये मूर्धन्य श में बदलेगा और क्या हो जाएगा आपका? अभिषेक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? अभिषेक। जैसे अगर मैं बात करता हूं वी प्लस शाद, निधन संग, है ना, निधन शाद। एक जुडिशरी में आया था आपका निधन सेद, ये प्रश्न डिलीट भी होता है, एक जुडिशरी में आया था, वहां पर नील सर के साथ में दे दिया था, है ना, ऑप्शन में दिया था या प्रश्न में ही डाल दिया था, इस वजह से इस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा था, है ना। सुधन क्षमा, ठीक है। और नोट कर लीजिए एक आध, सुधन सुप्त, सुधन स्मिता, कौन सा? शाद, बात वाला है, नी प्लस साद, नैनल वाला है ना, ये न है नैनल, नी प्लस साद, है ना।
और देख लीजिए, सुधन स्मिता ले लिया, अनुधन संग, अनुधन संगी, निधन सिद्ध, एक शब्द और ले लो, परिधन शब्द। बना लिए होंगे आपने, आ जाइए वन बाय वन। परिधन शब्द अभी आ जाएगा, सॉल्यूशन में देख लेते हैं, आ जाइए। देखो बी प्लस शाद आपको छोड़कर अन्य स्वर आ रहा है, इसका मतलब ई और ऊ वाले मोस्टली स्वर मिलते हैं यहाँ पर। तो वी प्लस शाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वी, और ये किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में। निषाद में क्या हो जाएगा आपका, निषाद। निषेध में है ना, निशंग में, सुषमा में, सुषुप्त में, सुषुप्त, ठीक है ना, सुष्मिता, तो कई बार आपको कंफ्यूजन होता है ना यार, पहले कौन सा शु आएगा और बाद वाले में कौन सा श आएगा, यहां से आपको क्लियर हो सकता है। शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं सारे के सारे उदाहरण, अभिषेक वाला पूछा जाता है, निषिद्ध वाला पूछा जाता है, निषेध वाला पूछा जाता है, सुष्मिता, सुषुप्त, सुषमा, ठीक है। इनमें से कोई सा भी बदल देगा, आगे पीछे कर देगा, या अन्य संकर वाले को भी ले आएगा, ये तालव्य को भी ले आएगा, लेकिन वो नहीं बैठेंगे यहाँ पर, क्यों आपको मालूम है। ये क्या हो जाएगा, निषिद्ध, ये निषिद्ध हो जाएगा आपका। अनुषंग, ये क्या हो जाएगा आपका, अनुषंगी। देखो परिषद, परिषद, क्लियर। दहलंत आएगा लास्ट में, लिखा जाता है ऐसा शुद्धि के हिसाब से, इसमें क्यों का कोई रीजन नहीं है। परिषद जहां कहीं भी, जैसे संसद है, हम लिखते तो नहीं है, लेकिन संसद में द हलंत रहता है, लेकिन आजकल डायरेक्ट अपन ऐसा ही लिख रहे हैं संसद, लेकिन वास्तविक काम तो ये रहता है। जैसे महान है, महान में न यहाँ पर इस तरह से आता है ना, जैसे मैं राजन लिखता हूं, राजन में न हलंत आता है, पक्षिन में न हलंत आता है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे मैं बात करता हूं बम, एक बम ये होता है और एक बम हलंत वाला रहता है। इस बम का मतलब तो जो विस्फोट करने के काम में आता है ना, ब्लास्ट होता है, वो वाला बम है। और इस बम की अगर मैं बात करता हूं तो ये बम बम शिव बोले बम, है ना, बम बम, वो बम जो बोलते हैं वो ये है, लॉर्ड शिवा की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। जैसे अगर मैं बात करता हूं जगत, इस जगत का मतलब होता है संसार, और इस जगत की अगर मैं बात करता हूं तो हलंत नहीं है, तो ये हो जाता है आपका, सामान्य तो उसको बोलते हैं जो आपका कुएं की मुडेर होती है ना, जो कुएं के पास में जो चूतरा बनाया जाता है, उसकी जो मुंडेर होती है चबूतरे की, वो होता है आपका, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे परीक्षा की मैं बात करता हूं, आप परीक्षा इस तरह से लिखते हैं, संधि देखा होगा आपने, परिधन एकशा, दीर्घ संधि हो रही थी, अगर आप परीक्षा छोटी कर देते हैं, इसका मतलब ही बदल जाएगा आपका, इसका मतलब हो जाएगा कीचड़, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। कई सारी चीजें हैं जो हमें समय के हिसाब से और पता लगती जाएगी। चलिए, तो कुछ चीजें होती है, हिंदी है भाई, हिंदी नियम सिखा रहे हैं ना आपको, हमारे हिसाब से तो हिंदी चलेगी नहीं, हिंदी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हाँ, तो फिलहाल जितनी चीजें हम याद कर लें उतनी बढ़िया है। समझाने वाली चीजें जितनी मुझे आती हैं, जितनी मैंने सीखी है, और फिर भी आप लोगों के लिए, और जहां कहीं मुझे किसी को पूछने की आवश्यकता रहेगी, एक्सपर्ट से राय लेने की आवश्यकता रहेगी, किसी अन्य प्रोफेसर से, क्योंकि हमारा भी
ज्ञान सीमित ही है, अथाह ज्ञान है नहीं। ठीक है, तो हम आपको पूछकर बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जितनी हमें समझ है वो हमें भी आपको समझा रहे हैं। तो फिलहाल, और हमने भी यही सीखा है, इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग के बाद में हिंदी पढ़ाना ये बड़ा आसान काम नहीं था। और हिंदी पढ़ा भी रहे हैं और हिंदी को जी भी रहे हैं, और ऐसा नहीं पढ़ा ही रहे हैं, इस जयपुर की अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ाया भी है। और आपके लॉ वाली कोचिंग्स में तो 4-5 कोचिंग्स में मैंने आपको करवाया है, इंक्लूडिंग केडी सर के यहाँ पर भी। ठीक है, जेएलओ और जुडिशरी वाले बैच में वहां पर करवा कर आया हूँ। तो जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की है वो आप भी कर सकते हैं कुछ चीजें, क्योंकि पहले मैं भी इस चीज में यार ऐसा क्यों हो रहा है तो समय खराब करना है। जो चीजें कुछ है उनको याद करके बढ़ने में और फायदा है हमारा। चलिए आइए दोस्तों, एक शब्द शुद्धि में, शब्द शुद्धि के हिसाब से देखते हैं और संधि के हिसाब से देखते हैं इसी चीज को। बढ़िए, जैसे युधिष्ठिर लिखिए आप एक बार, युधिष्ठिर लिखिए। पांडु के ज्येष्ठ पुत्र, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, कुंती के ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर की बात कर रहा हूं। कैसे लिखेंगे आप? तो इसको लिखने में हो सकता है कुछ दिक्कत हो, या भगवान जाने किस तरह से लिखें अपन, कई सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है ये आप देखिए, युद्धि प्लस स्थिर। युद्ध में जो स्थिर है उसको युधिष्ठिर बोलते हैं। अब युद्ध का मतलब, ये आपका जीवन चल रहा है ना, अभी अपन कोई मैदान में थोड़े खड़े हैं, लेकिन अपना भी अपने आप से युद्ध तो चल ही रहा है, जीवन में जीना है, ये भी युद्ध ही है। स्थिर, क्योंकि युधिष्ठिर के लिए बैलेंस्ड पर्सन था, वो बड़ा स्थिर था, शांत चित्त व्यक्ति था। ठीक है, अब इसका देखेंगे तो किस तरह से बनेगा। ई आ रहा है यहां पर से आ रहा है, तो ये होगा आपका यु धी, और यहां पर क्या हो जाएगा। अब यहां पर ये फिर आएगा या कुछ और आएगा, ये है विषय सीखने वाला। अब यहां पर एक समस्या और हो गई अपने पास, ये वाला नियम तो ठीक कर लिया अपन ने, तो एक एक्स्ट्रा नियम आपको और देखना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा नियम और देखना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या देखना पड़ेगा, हमने क्या किया, इस दंते स का तो क्या कर लिया, मूर्धन्य से, और जहां कहीं मूर्धन्य श आ रहा है, क्या आ रहा है, मूर्धन्य श आ रहा है, अगला नियम बता रहे हैं अपन, मूर्धन्य श आ रहा है, तब ऐसे सिचुएशन में, इस मूर्धन्य श वाले सिचुएशन के बाद में, मूर्धन्य श वाली सिचुएशन के बाद में अगर आपका त या थ आता है, तो त के ठीक ऊपर क्या होता है, त, और थ के ठीक ऊपर क्या होता है, ठ। इसमें परिवर्तन हो जाता है, त और थ क्रमशः किसमें बदल जाते हैं, त और ठ में। ये बात समझ में आया नहीं आया आपको? आ गई? तो आप चाहे तो एक अलग से नियम ये और लिख लो, और चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसी में मैं अगर ऐड करवाऊं तो ये हो सकता है। एक हिस्सा तो ये याद रख लो आप, पहली चीज तो क्या, ए या आ के बाद में, ए या आ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है, सामान्यतः ई या ऊ, है ना, इसको मैंने क्रॉस लगाया, ये नहीं होना चाहिए ए आ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, ये जो दंतेश है ये मूर्धन्य से में बदल जाएगा, और इस मूर्धन्य श के बाद में, इस मूर्धन्य श के बाद में क्या आ जाता है आपका, त या थ आ जाता है। तो त किस में बदलेगा, त में, और थ किस में बदलेगा आपका, थ में। इसी नियम को आगे और बढ़ा सकते हो, ठीक है, या अलग से नोट कर सकते हो आप। दोनों के मिक्सअप वाले भी उदाहरण आ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आ जाए, ठीक है, आइए उदाहरणों पे बढ़ता हूं आगे में। ये बात स्पष्ट हो गई आपको? तो चाहे तो इन दो नियमों को आप एक नियम में भी और रख सकते हैं। अपने पास एक नियम तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा नियम आपके पास में क्या हो गया, ये हो गया।
है ना। और इन दोनों को एक साथ में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पूरा का पूरा एक साथ कर लो। जहां तक ये हिस्सा काम आ रहा है वहां पर ये ले लो, जहां पर ये हिस्सा काम में आ रहा है वहां पर ये ले लो, और जहां पर दोनों काम में आ रहे हैं, ठीक है। देखो केवल इस हिस्से का उदाहरण बताता हूं आपको मैं। देखो जैसे मैं अगर बात करता हूं उत्कृष्ट प्लस तय, उत्कृष्ट प्लस तय, और देख सकते हैं आप जैसे इस प्लस तय, तो क्या बन जाएगा, इस धन तय। तो तय देखो षटकोण आ रहा है यहां पर, इस षटकोण के बाद में तय आ रहा है, तो क्या बन जाएगा आपका, तय किस में बदलेगा आपका, तय में बदल जाएगा, बन जाएगा इष्ट। उत्कृष्ट, तो यहां पर मैं इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखता हूं, ठीक है ना। श के बाद में तय आ रहा ना, तो ये तय किस में बदलेगा, तय में बदल जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे और देख लीजिए आप, पुष धन तय, क्या हो जाएगा, पुष्ट दुष्धन तय, क्या ये क्या हो जाएगा, दुष्धन तय, ये क्या हो जाएगा आपका, दुष्ट, ठीक है। आइए युधिष्ठिर पर, तो युधिष्ठिर पर आपको दोनों नियम काम करने हैं, ठीक है। इस स की वजह से तो क्या हुआ आपका, इस श की वजह से तो क्या हुआ आपका ये वाला, और इस थ की वजह से क्या होगा, ठ होगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा आपका ठ, तो शब्द बनेगा आपका युधिष्ठिर। ध्यान रखना शब्द शुद्धि में पूछा जाता है ये, और ये आपको याद भी रखना है, ठीक है ना। युधिष्ठिर याद रहेगा, कोई दिक्कत, क्लियर। ले लीजिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे विधन स्था, क्या वी प्लस स्था, क्या बन जाएगा, विष्ठा। देखो स इसमें बदल गया और थ इसमें बदल गया, क्या हो गया आपका, विष्ठा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जैसे अधि प्लस स्था था, बन जाएगा, क्या बनेगा, अधिष्ठाता। देखो स इसमें गया, थ किसमें गया आपका, तो दोनों एक साथ भी आ सकते हैं आपके ये नियम, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान होता है। देखो श तो गया आपका इस वाले, और जो आपका थ है ये गया आपका थ में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अधिष्ठापन, वो स्थापन स्थापना बिल्कुल वहीं से होगा ये आपका, ठीक है। अब एक और चीज देखो आप, है ना। देखो एक चीज, दो शब्द मैं बता देता हूं आपको। ये सामान्य एग्जांपल तो इसके लिए ना, मैंने क्या लिखा था, मैंने नियम ए आपको छोड़कर, है ना। अन्य स्वर आता है, मैंने लिखा सामान्यता, तो आपका ई या ऊ वाले मिल जाते हैं सामान्यता आपको।
कुछ जगह आपको ए या आई वाला भी दिख सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं दिख सकता, दिख सकता है। जैसे परमे प्लस स्थि, परमे प्लस स्थि, तो क्या बन जाएगा आपका परमे, स किस में चला जाएगा, इसमें, और ये किस में चला जाएगा, और ये बनेगा आपका परमेष्ठी। परमे प्लस स्थि का क्या बन जाएगा आपका परमेष्ठी, है ना। और जैसे उसमें तो सिंपल है, प्रतिष्ठान में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सामान्य हो जाएगा, प्रति प्लस स्थान क्या हो जाएगा प्रतिष्ठान, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एक शब्द होता है आपका मैस्टिक ना, शब्द शुद्धि के हिसाब से ध्यान रखना, मैस्टिक ये बनता है इस तरह से, ने प्लस स्टिक बनेगा आपका नई स्टिक। ठीक है, एक और नियम बताता हूं मैं आपको, है ना, अच्छा नियम है। कुछ पूछ रहे हैं क्या? बाहर से आइए क्या? ओके, बाहर वालों को भी अच्छा लगा होगा, कहा यार हिंदी में मजा आ गया, थोड़ा सा ज्ञान। हाँ हाँ, मिष्ट प्लस अन्न, है ना, मिष्ठान हो जाएगा। नहीं, मिष्ठान में तो ध्यान रखना, मिष्ठान मत कर देना, वहां पर मिष्ठान ही होता है वहां पर, तो ध्यान रखना, शब्द शुद्धि में ध्यान रखना, मिष्ठान के अंदर तो मिष्ट प्लस, सॉरी हाँ ओके, ये लो व्हाइट ले लेते हैं, ये हो गया जैसे आपका मिस्ट। तो मिस्ट तो ऑलरेडी स और ट है ना अपने पास में, इसमें क्या जुड़ा हुआ आपका अन्न, ध्यान रखना, मिष्ठान मत कर देना, शब्द शुद्धि में पहुंचा जाता है। तो ये तो आपका हो जाएगा मिष्टान, है ना, मीठान। ठीक है, मिष्ठान मत कर देना वहां पर, यहां पर तो ऑलरेडी मिष्ट रहेगा आपका। ठीक है, हाँ, मिस्ट प्लस अन्न, मिष्टान। चलिए एक नियम और लिखो आप, अच्छा सा नियम है, जो भी नियम हो, 8वां 9वां जो भी है, लिखो री र और श, मोस्ट ऑफ द यही निकल कर आते हैं आपके, कुछ जगह पर ई दिख जाता है, लेकिन सामान्यतः ये ऋषि र और श, इनको लिखना है। अगर इसके बाद में कहीं पर भी ना आ जाता है, 100% ये नियम काम नहीं करता है, 99% ये नियम काम कर जाएगा आपका, 99%, है ना। ऋषि र और श के बाद में न आता है, तब ऐसी सिचुएशन में जो ये न है ना, ये किस में बदल जाता है आपका ण में बदल जाता है। किसमें बदलता है? ण में। न किसमें बदलता है आपका ण में। इतना सा आपको ध्यान में रखना। क्या कहा मैंने? ऋषि र या स के बाद में क्या आता है? न। तो ऐसी सिचुएशन में ये न किसमें बदलता है? ण में। ठीक है, उदाहरण लेते हैं इसके, जैसे प्र प्लस नाम क्या बनेगा? प्रणाम। प्र प्लस मान क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रमाण। प्र प्लस नय क्या बन जाएगा? प्रणय। पर प्लस नति क्या बन जाएगा? प्रणति। परि प्लस मान क्या बन जाएगा? परिमाण। परिधन नाम क्या बन जाएगा? परिणाम। ठीक है, तो ऋषि र और श अगर इनके बाद में आपका क्या आता है? ना आता है, तो ये किसमें बदल जाता है? आपका ण में बदल जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। जैसे एक शब्द आता है आपका शूर्पणखा, है ना,
तो ये बनेगा आपका शूर्प प्लस नखा। नखा यानी नाखून, शूर्प यानी तीखे, तीखे नाखून वाली है ना। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कोई बड़े नाखून बढ़ा कर रखती है कोई भी विदुषी। तो शूर्पनखा एक कैरेक्टर था रामायण में, शूर्पनखा, और ये क्या बन जाएगा आपका शूर्पनखा, है ना। तो ये न किस में बदलेगा आपका, न में बदल जाएगा। एक शब्द में बड़ी कंट्रोवर्सी आपको ने देखी होगी, रामायण, राम प्लस अयन, इसमें व्यंजन संधि मानते हैं। पहली चीज तो ये याद कर लेना, क्यों का मुझे मालूम नहीं, पर जो मैंने पता किया या जो मुझे महसूस हुआ वो ये है, ये कैसे बन रहा है, ए और ए, इसकी वजह से तो आ हो रहा है ना। यहाँ पर तो व्यक्ति कहते हैं कि यार यहाँ पर दीर्घ संधि होनी चाहिए, है ना, और शब्द बनता है आपका रामाय और बनता है न। यहाँ पर लिख देता हूं इसको रामायण को, पहले जो बनता है वो तो। लेकिन देखो काम क्या हो रहा है, सबसे पहला प्रभाव किसकी वजह से आया, इस र की वजह से, और यहाँ न पर जो प्रभाव आ रहा है ना, हो सकता है इस र की वजह से जो न पर प्रभाव आया ना, इसलिए पहले इसको व्यंजन संधि में लेते, है ना। बाद में काम तो यहां पर हुआ। और संधि की मैंने एक परिभाषा दी थी, अगर आपको दो या दो से अधिक वर्णों में उत्पन्न वर्ण विकार को हम क्या कहते हैं, संधि। यहां पर दो जगह विकार उत्पन्न हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है और इसकी वजह से यहां पर भी हो रहा है, इस र की वजह से यहां पर भी हो रहा है। समझ में आई बात आपको। इसलिए रामायण को, इसी प्रकार नारायण, ये भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं री प्लस न, क्या बन जाएगा आपका ऋण, है ना। देखो शब्द लेता हूं मैं, नी प्लस शन, क्या बनेगा अब यहां पर, नी प्लस शन, इसका बनाओ क्या बनेगा। फिर से लिख देता हूं इसको अच्छे से थोड़ा सा, है ना। लिखा मैंने नी प्लस शन, देखो यहां पर रिकॉल करो, ए आके अलावा अन्येश्वर आ रहा है, सातों नहीं भी लगा हुआ, दंतेश है, मूर्धन्य में चला जाएगा, मूर्धन्य में चला गया। और अभी क्या बताया, री रेश है, मूर्धन्य के बाद में क्या आ रहा है, न जा रहा है, निष्ण हो गया। ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल, कृष्ण में आ जाएगा, कृष्ण हो जाएगा ना, कृष्ण में कृष्ण प्लस न, ये बन जाएगा आपका कृष्ण। उष्धन, ये बन जाएगा आपका उष्ण। ठीक है, क्लियर। बाकी चीजें अपन कल करेंगे। एक शब्द देखो, ये आपका जैसे रावण शब्द है ना, इसको भी समझ लो आप, रावण कैसे काम करता है। हाँ कृष्ण, कृष्ण प्लस न आया ना, ये न को न में बदल दिया ना, है ना, कृष्ण हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा यार ये लिखावट का तो क्या है कि मेरे साथ में एक दोष ही है, बड़ा आराम से मुझे लिखा जाता नहीं। मेरे को कई बार कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, स्टूडेंट्स भी कई बार कहते हैं, गुरुजी बड़े आराम से लिखा करो आप, और मेरे से आराम से लिखा नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे कि मैं बच्चों को खूब सारा कम समय में पढ़ा कर चला जाऊं, है ना। ऐसा नहीं कि 10 एग्जाम्पल करवाए पूरे 1 घंटे की क्लास में, नहीं, मैं प्रयास करता हूँ 50 के 50 सीखें बच्चे। ठीक है, इसलिए थोड़ा लेखन थोड़ा मेरा फास्ट रहता है, प्रयास करूं मैं धीरे लिखने का। जैसे रावण को समझ लीजिए एक बार, है ना। रावण, अगर इस शब्द को देखें आप, तो मैंने वर्ण विच्छेद के हिसाब से अगर अपन इसको चले तो क्या हो सकता है, ये र आ, फिर क्या निकला आपका व, फिर ए
और फिर इधर लास्ट में न और है। शब्द आ रहा है आपका आओ। आओ किसकी वजह से बनता है आपका? औ की वजह से। अयादी संधि की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये ओ तो इसमें मिलेगा तो क्या बनेगा आपका रो, और इधर क्या बनेगा आपका अ, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि अयादी संधि में रो प्लस अन होता है। रो प्लस अन का राउंड बनता है। तो ये जो अन की वजह से अणु हुआ है, ये जो अण है ना, ये किसकी वजह से होता है? न की वजह से होता है। और प्रभाव किसकी वजह से आ रहा है? इस र की वजह से आ रहा है। ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो रावण को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे ना और अयादी संधि के हिसाब से लेकर जाएंगे तो रो प्लस अन होगा, अण नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार जैसे श्रावण का कर सकते हो आप, उसमें भी श्रोधन अन हो जाएगा आपका, श्रावण में भी। बाकी और इस तरह की चीजें अपन शब्द शुद्धि के समय उठा लेंगे, है ना। लगभग संधि अपनी अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर अपन बात करें तो लगभग समाप्त होने को है। कुछ शब्द मैं आपको कल लिखवा दूंगा जिसमें सामान्यतः व्यंजन संधि मानी जाती है, लेकिन उसमें संधि जैसी कोई चीज दिखती नहीं है। जैसे अनु प्लस सार, अनुसार, विधन स्मृत, विस्मृत, विधन सर्ग, विसर्ग, ऐसे 5-7 शब्द मैं आपको लिखवा दूंगा। कुछ शब्दियों के अंदर न लोप का भी होता है संधि के अंदर ही। जैसे अभी मैंने राजन, पक्षिन ये शब्द लिखे, तो जैसे मैं राजन प्लस ऋषि बनेगा राजर्षि, लेकिन यहां पर न का लोप होकर और फिर गुण संधि वाला नियम लगेगा। ठीक है, ये इसको अपन कल देखेंगे। फिर उसके बाद में आप बताइए शब्द शुद्धि में आवश्यकता पड़ने वाली है विसर्ग संधि की। आप कहें तो 3 या 4 क्लास अपन विसर्ग संधि की लगा लें तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उपसर्ग में भी जरूरत पड़ने वाली विसर्ग संधि की। आप कहें तो विसर्ग संधि की एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, 6 नियम लिखा दूंगा मैं आपको, है ना। उससे आपको फायदा ये रहेगा कि शब्द शुद्धि ठीक हो जाएगी और उपसर्ग आपके ठीक से निकल जाएंगे। आप चाहें तो अपन उसको ले सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में समय बचता है तो अपन सीधे उपसर्ग की तरफ भी चल सकते हैं। वो आप लोग डिसाइड कर लेना। चाहे तो विसर्ग करनी तो पड़ेगी आपको अंततोगत्वा उनको, उपसर्ग के समय लेकर आऊंगा मैं, है ना। या शब्द शुद्धि में आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता तो पड़ेगी, फिर उस समय भागादौड़ी में करेंगे। और अगर पहले कर लोगे तो उपसर्ग और शब्द शुद्धि के समय आपकी रिकॉल हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, तो चीजें आपकी बड़ी आसान हो जाएगी। तो आप डिसाइड करके और कल बता देना मुझे किस वे में हमें आगे बढ़ना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो आपका व्यंजन संधि तक का हो गया काम। 2 चीजें वो मैं कल नोट करवा दूंगा, 10 मिनट का काम है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक जी।